आते हैं हम लोग प्रमेय 1.2। क्या कहता है इसमें? कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, रेड पेन से, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका गुणनफल जो प्राप्त होगा वो एक भाज्य संख्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पता होना चाहिए कि तुमको पहले ही बताया जा चुका था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। हम लोग यही पढ़े थे ना अभाज्य संख्या में। जैसे एग्जाम्पल अगर लिए थे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 21, ये सारे जो है वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। और पता है, ये भी तुमको बताया था कि 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। नहीं, बाकी अभाज्य संख्या के रूप में जो भी आते हैं वो सारे विषम संख्या आते हैं। अभाज्य संख्या में 2 ही एक सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं आते हैं वो सारे विषम संख्या आते हैं। उसके बाद एक और था, वो था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, गिनती की संख्या में वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्या से भी पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ये परिभाषा हम लोग पहले से देखे थे। एक और अपने आप, एक और यहाँ स्वयं, और एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी पूरा विभाजित हो जाए, इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो शुरू होता है वो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26। क्या तो भाज्य संख्या के अंतर्गत हमने जो देखा वो सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, दोनों है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों है भाज्य संख्या के अंतर्गत। अब प्रमेय जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसको बोला गया है, प्रमेय 1.2 को बस केवल हमको समझना है, इसको प्रूव करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। कहता है कि भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। मतलब कि अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या का जो गुणनफल है वो सदैव भाज्य संख्या प्राप्त हो। जैसे
अभाज्य संख्या का गुणनफल तुमको अगर मान लो कि हम 3 × 5 कर दें, ये दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का गुणनफल जो होता है वो 15 होता है। ये 15 जो है वो तुम्हारा भाज्य संख्या है। तो ये दोनों अभाज्य संख्या प्राप्त है हमारा, अभाज्य संख्या, और इसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो भाज्य संख्या। और भी तुम एग्जाम्पल दे सकते हो अभाज्य संख्या जिसका गुणनफल तुमको भाज्य संख्या करके दिखा सके। जैसे कि अगर तुमको हम कहें कि 17 × 19 × 3, ठीक है, ये तीनों जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। अभाज्य संख्या का इसका गुणनफल 17 × 51 × 9 19 करते हैं तो 9 × 45 और ये 51 9 6 9, ये 6 9 है यहाँ पहले 9 6 9 ये प्राप्त हुआ, जो कि हम इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। समझना थोड़ा सा। और ये बाकी जितने हैं वो सारे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद आगे जो कहता है इस प्रमेय में कहता है कि तथा वह गुणनखंड, यानी ये जो गुणनखंड है सो ये अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है कहने का मतलब कि यदि हम तुमको 250 को हम इसको भाज्य संख्या कहेंगे कि अभाज्य संख्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो वो एक क्रम में हमको प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले इसको हम 2 से करेंगे नहीं, क्योंकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हम अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं तो 2 दूनी 4 2 5 10। फिर यहाँ पर हम 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 25। करने का मतलब कि ये 250 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो एक क्रम में प्राप्त हो रहा है, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसको हम 2 × 5⁻³ भी लिख सकते हैं। तो नीचे का सेंटेंस का कहने का वही मतलब है कि वो जो अभाज्य संख्या का भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो एक क्रम से प्राप्त होगा। अगर 3 से भाग होता तो हम 3 ही से देते पहले, क्या, अगर 7 से भाग लगता तो 7 ही से देते। तो ये इसमें कहता है। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तुमको बताया भी गया था उस समय कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करता है। ये तुम्हारा क्लास 7 का चीज़ है, जानते हो। अभाज्य गुणनखंड करना क्लास 7 का चीज़ है। कुछ ऐसे संख्या है जिसको डिफिकल्ट हुआ था गुणनखंड करने में, तो इस एग्जाम्पल को उतार लो। इस पर को बस यही समझना था, इतना ही। एक एग्जाम्पल लिए और वो ये है कि 32,760, 0 छूट गया था, 32,760 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें। हम देख लिए कि इसका इकाई अंक पर यानी वंस प्लेस पे 0 है। कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट के वंस प्लेस पे अगर 0 हो तो समझना वो भाज्य संख्या है, क्योंकि वो सम संख्या के अंतर्गत आ जाता है। 32,760 को हम एक सम संख्या कहेंगे क्योंकि इसका इकाई स्थान पर 0 है। और हम तुमको बोले कि कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट, अंक या संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 0 हो है
जैसे डिजिट होता है, क्या होता है कि वो 1 से 9 तक ही होना होता है, तो 0 से लेकर के 9 तक के बीच को हम क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। बाकी जो बनते हैं वो सारे संख्या बनते हैं, नहीं। तो इन अंकों के इकाई स्थान तो खुद ये इकाई है। हम यहाँ पर जो बोल दिए शब्द कि अंक और संख्या, नहीं, हम उसमें थोड़ा सा तुमको करवाना चाहिए, क्योंकि अंक जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे अंक हैं। कोई भी अंक को उठाओ और उसका इकाई के प्लेस पे दे दो 0, तो ये जो बन गया वो क्या बन गया, संख्या। नहीं, अकेले जब 5 था तब वो था अभाज्य संख्या। जब इसके दाएं साइड 0 दे दिए तो वो हो गया भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी हो गया, नहीं। तो वही चीज हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 760 जो है एक सम संख्या है और साथ में भाज्य संख्या है। जितने भी भाज्य संख्या हैं वो सम संख्या भी हो सकते हैं और विषम संख्या भी हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या जितने भी हैं वो 2 को छोड़ करके सारे विषम संख्या आएंगे। इस बात को याद रखना तो, ठीक है। तब इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे हम, तो सबसे पहले जैसे कि तुमको उसमें बताया गया था कि क्रम से शुरू करना चाहिए, नीचे का नंबर से हमको शुरू करना चाहिए। सबसे पहला अभाज्य संख्या जो आता है वो 2 आता है, सबसे पहला अभाज्य संख्या। और सबसे पहला भाज्य संख्या जो आता है वो 4 आता है, नहीं। उसके बाद ऊपर बहुत दूर तक है। हम सबसे शुरू, अक्सर ऐसा पूछता है बच्चा क्लास में कि सबसे फर्स्ट भाज्य संख्या कौन है और सबसे फर्स्ट अभाज्य संख्या क्या है, नहीं। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या की बात करें। फिर से यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 86 बहुत सारा है। पहले हमारा कौन आया, 2 आया है ना। डिविजिबिलिटी यहाँ बड़ी काम करेगा, विभाज्यता जिसको बोलते हैं ना। अभाज्य गुणनखंड करने में विभाज्यता बड़ी काम करता है। इसका रूल जानना जरूरी होता है कि ये जो संख्या दिया हुआ 32,760 वो हमारा एक अभाज्य संख्या 2 मिलता है। सबसे पहले क्या ये इससे विभाजित है या नहीं। अगर 2 से विभाजित है तो क्रम से पहले 2 आता है, तो हम 2 ही से देखेंगे, अचानक हम उधर नहीं चले जाएंगे। क्लियर। तो ये 2 से हमारा भाग इसलिए लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी वंस प्लेस पे, नहीं, तो वो 2 से पूरा भाग लगता है। अब 2 से जब पूरा भाग लगता है, जिसको नहीं समझ में आया है ना, हम उसको तुमको बता दें। हम डायरेक्ट यहाँ पर करते जाते, लेकिन फिर तुमको लगता कि ये आया कैसे, वो चीज़ हम बता रहे हैं। यहाँ पर तुम देख लो कि 2 जैसा 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 0। ये 16 380 कैसे आया, कहाँ से आया जानते हो? कि जब 32,760 को जब 2 से हम भागा देंगे तो ये जो नंबर प्राप्त होगा वो एक भागफल के रूप में प्राप्त होगा। जो भागफल प्राप्त होता है वही चीज को यहाँ लिखा जाता है। कंप्लीट। क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखे थे कि भागा कैसे दिया जाता है और भागा को कैसे चेक किया जाता है। इस संख्या को 2 से हम इसलिए भागा दिए क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। अगर इकाई के स्थान पर 0 के अलावा कोई भी सम संख्या होता, 2, 4, 6, 8, नहीं, तो भी 2 से ही भाग लगता। हम 2 से भाग दे करके यहाँ जो संख्या लिखे हैं वो उसका भागफल लिखे हैं, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा क्या? चलो, अब फिर जो संख्या प्राप्त हुआ वो भी जो है वो 2 से भाग लगने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके भी इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। तो पहले 2 से ही दे देते हैं। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। 2 अठी 16, 2 एका 2, दोनों 18 और ये 0। देखना मेरा कहीं गलती तो नहीं हो जाएगा। फिर 0 आया, यानी हमको फिर
2 से भागा देना पड़ेगा। अब 2 से भागा देंगे तो 2 चौके 8 और यहाँ पर 1 आए तो भाग तो लगेगा नहीं लगेगा तो हम पहले 0 देंगे तो 2 9 18 तब 2 बचे 10 करेंगे। इसको जरा सा हम दिखा लेते हैं 81 90 इसको हम कितना से भागा दे रहे हैं 2 से तो ये 4 बार में तो चला जाएगा 8 ये 0 यहाँ लगेगा उतरेगा 1 जो है वो भाग नहीं लगेगा ना तो वो हमारे पास डिजिट है और डिजिट नहीं होता तो फिर दशमलव वाला काम करते हैं ना। जब ये दोनों डिजिट को एक साथ उतारना हो तो सबसे पहले 0 देंगे तब यहाँ पर हम 9 उतारेंगे क्लियर। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 और 1 तब 0 फिर 2 बचे 10 हम वही चीज़ ठीक है। इस प्रकार का जो डिसऑर्डर तरीके से जो भागा है उसको तो समझना पड़ेगा ना। अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा किसी भी कीमत पर क्यों क्योंकि इकाई के स्थान पर आ गया 5। अब आते हैं 3 हमारी बारी किसका है 3 का है। अब 2 से गया अब 3 से भाग लगने का जो तुमको हम रूल बताए थे वो याद होगा तो जो दिया गया संख्या है उसके डिजिट को पहले ऐड करो। अब ऐड करने के बाद जो उसका सम आता है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए मैंने 3 का गुणज होना चाहिए 3 का गुणज होना चाहिए मैंने 3 से पूरा भाग लगना चाहिए नहीं। तो हमारे पास जो आया है वो 4095 है। इसमें कौन कौन सा डिजिट है एक 4 है 0 5 9 है और ये 5 है। इसको ऐड करो तो 18 आता है 18 आता है ना। ये 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है कहने का मतलब कि ये 3 से भाग लगता है 18 को अगर 3 से भाग लगा दें तो लगेगा कि नहीं लगेगा 6 18। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो 3 से भी पूरा भाग लगेगा। अगर दिए गए संख्या के नंबरों का डिजिट अगर 3 का मल्टीपल हो तो वो 3 से भाग लगेगा। अब 3 का 3 तिया 9 3 6 18 3 बचे 15। हम इसको जब 3 से भाग दिए ना तो भागफल के रूप में ये हमको प्राप्त हुआ याद होना चाहिए है भागफल के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसको देखो ये 3 से भाग लगेगा 3 से लग जाएगा तब 3 चौके 12 3 बचे फिर 3 बचे 15। अब ये 3 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि अगर इनके नंबरों को ऐड करते हैं इन डिजिटों को ऐड करते हैं तो आता है 14 तो 14 से तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो बारी आती है 5 का 2 से देख लिए 3 से देख लिया और बारी किसका गया 5 का तो हम 5 से देख के देखेंगे 5 9 45 5 का 5। अब ये 91 जो आया 91 कहाँ से आया 455 को 5 से भागा दिए तो भागफल के रूप में 91 आया। भागा तुम देख करके देख सकते हो कहीं अगर तुमको अगर गड़बड़ बुझा रहे तो पूछ सकते हो। यहाँ पर 91 और 5 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 से भागा लगने का जो कंडीशन है वो क्या है कि कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या तो 5 0 हो या तो 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगा है। तो 455 में 5 था इकाइयों पर ये 5 से भी लगता है 2 से भी लगता था हमको शुरू में 2 से ही करना था ना। अब इसको हम 7 से देखेंगे 5 के बाद किसकी बारी आती है 7 का तो 7 का 7 या 21 41 मतलब कि 32,760 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 एक ही है 3 है सॉरी 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने
13 यही है ना। अब इन संख्याओं को गुना करोगे ना तो इस संख्या का यही गुणनखंड कहलाया। माने अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो एक भाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो भाज्य संख्या का जो गुणनफल है अभाज्य संख्या उसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। अब इसको 2 पर पावर तुम 3 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा। 3 पर पावर 2 लिख सकते हो, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 हम कर सकते हैं। और इस तरह से ये 32,760 का एक अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, हम लोग आगे एक्सरसाइज 1.2 और पहला क्वेश्चन जो बोला गया है कहता है कि जो नीचे दिए गए संख्याएं हैं उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन तो हम लिख दिए हैं, अब इसमें से तुम हमको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हम इसका नहीं कर पाएंगे। जिसका नहीं कर पाओगे हम बता देते हैं, और अगर तुम अपने से प्रयास करोगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन उतार लो पहले, उसके बाद देखो कौन तुमको डाउट बुझा रहा है वही हम बताएंगे। जो नहीं बन पाएगा तुमसे याद रहे कि डिविजिबिलिटी का जो रूल है ना, विभाज्यता का जो नियम है ना, वो याद रखना बहुत जरूरी है। तभी ये गुणनखंड हो सकेगा या भाज्य गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हालांकि ये पहले बताए भी थे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उस संख्या के एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हम तुमको ये बता भी देते हैं और तुमको दिखा भी देते हैं कि ये कैसे बराबर होता है। नहीं तो हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91। इसका हम पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं साइड में, और एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से पता है कि हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना एकदम आसान है इसके लिए, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो इसका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कि ये 26 लिखो और यहाँ पर 91 लिखो, कितना बार में जाएगा? 2 बार में? 3 बार में जाएगा? 3 बार में चला जाएगा क्या? 6 या 18, बाकी 1 6 1 7, तो बचेगा यहाँ पर 3 और यहाँ 1, और यहाँ क्या होगा 26 है, तो 13 दूनी 26। ये माइनस यहाँ आता है, जानते हो कि नहीं? 0। या सीएफ जो आया वो कितना आया? 13 आया। अब पता करो एलसीएम। नहीं तो 26 और 91 का एलसीएम पता करते हैं और देते हैं 13 को, क्योंकि 13 के पहले कोई ऐसा संख्या है जिसमें 26 भी हो और 91 भी हो? 13 से पहले कोई ऐसा संख्या है जिसमें 26 भी हो और 91 भी हो? नहीं। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। ठीक, तो क्या हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू 13 गुने 2 गुने 7। अब यहाँ 13 गुने 14 करो, 13 गुने 14 आसानी से हो जाए। क्यों? 13 चौके 52, बाकी 5, 13 में का 13 और 5 18, 182 आया इसका एलसीएम। अब इस फॉर्मूला को लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर सूत्र के अनुसार 2
संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू 26 गुने 91 है। 26 को 91 से गुणा करो रफ में, यहाँ लिखो 91 और यहाँ लिखो 26, ये 9 छक्का 54 होता है कि नहीं, और ये 2 अपनी 18 6 6 आपका 13 सही है कितना 23 और साथ में हमको ये भी दिखाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है 13, ठीक है। तो अब 13 दूनी 26 है, रफ में नहीं करेंगे, 13 दूनी 26 बाकी 2 और 13 सत्ते 91 13 8 104 और 2 106 हुआ ना, बाकी कितना रह जाएगा 10, 13 का 13 और 10 23। ये दोनों तरफ का मान आया, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला सही फॉलो कर रहा है ना। अब तुम कहोगे कि हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम भी ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसे हम तुमको दिखाना चाहेंगे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, एकदम इजी है ना। फिर देखो यहाँ पर कहता है कि एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ हम फाइंड करके रखे हुए 13, एलसीएम इंटू 13 इज इक्वल टू 91 गुने 26 लिखो पहले 26 इंटू 91, क्लियर। अब एलसीएम इज इक्वल टू 26 गुने 91 बटे 13, 13 सत्ते 91, एलसीएम इज इक्वल टू 26 गुने 7, 7 छक 42 के 2 बाकी 4 7 14 और 4 18। ये देखो एलसीएम हम निकाल के रखे हुए थे 182 आया ना, आया कि नहीं। अब कहोगे एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ भी निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। सेम अगर एलसीएम के जगह पर हम अगर 182 रखें और इधर एचसीएफ करें, 26 गुने 91 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब एचसीएफ इज इक्वल टू 26 गुने 91 बटे 182 लिख सकेंगे कि नहीं लिख सकेंगे? अब ऐसा करो ना कि 13 से कटा करके देखो, 26 से कट जाएगा क्या? कितना बार है? 26 सत्ते 7 छक 42, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 14 18, 26 सत्ते कट गया है। अब इसको कटा दो 13 बार, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। हम तुमको हर एंगल से बता दिए क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दोनों संख्या में से अगर एक का अगर मान लगा हो तो दूसरा निकाल सकते हैं, तो तुमको यहीं तक हल करना है। जब रेड कलर से जो लिखा है वो तुमको हम चेक करके और तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम बताएं कि तुम्हारे मन में दुविधा ना हो, नहीं कि ये कैसे कैसे कर दिया, इसीलिए हम इसको लिखे हुए बनाए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिए तुम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना।
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तुमको एक भाग विधि द्वारा बताया गया होगा और एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताया गया होगा। ठीक है, देखो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। नहीं तो सॉल्यूशन करो। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और कुछ होता है क्या? 12 का अगर अभाज्य गुण, एक तो खैर लिखना पड़ेगा, एक सदैव सबके लिए रहता है। 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 होगा या नहीं होगा? और होगा तो कैसे होगा ये याद होना चाहिए हमको। ठीक है, 15 के लिए आते हैं। 1 गुने 5 गुने 3 है 21 है। 21 के लिए 1 गुने 7 गुने 3। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 3 है, क्योंकि 1 इन तीनों में मिलता है और 3 इन तीनों में मिलता है, तो हो गया 3। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही एचसीएफ बनता है 3 है। अच्छा, अब चले हुए एलसीएम। इसी में से हमारा एलसीएम निकल गया। एक तीनों मिला करके एक हमको लिखना है और ये तीनों मिला करके ये 3 हमको लिखना है। अब जो नहीं मिल पाया, ऐसे ऐसे नहीं मिलाना है, जब वर्टिकली अगर नहीं मिल पा रहा है तो सारे नंबर्स को लिख देना पड़ेगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, और यहाँ पर गुना करने के लिए गुना करने के लिए 7 और 6 42 गुने 10। तरीका समझना जरा सा। 5 गुने 10 होता है ना भाई, हम उसको अलग कर दिए ताकि उधर गुना करने में सहूलियत हो जाए। अब ये 7 उठा दिए और ये बाकी जो नंबर बच गया 16, तो 3 गुने 6 7 42 गुने 10 420। ये आंसर होगा तुम्हारा। पीछे पलट करके देख सकते हो। क्लियर? और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो तुमको हम फिर बोर्ड पर लिख देते हैं, जो कि बना करके ला देते हैं। ठीक है। तो